एज वी स्पीक टुडे, अगर कंट्री की टोटल 450 गीगावाट टोटल कैपेसिटी है, इसमें से 250 गीगावाट इज रिन्यूएबल एनर्जी टुडे। ओके। और लेकिन लोगों को दिक्कत है कि गाड़ी खराब हो रही है इससे, उनका माइलेज लोगों का खराब ये हो रहा है। परसेप्शन है, तो आपका कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो हो रही है वेरी वो बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट है। इट हैज गॉट मल्टीपल। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसको कैसे कर सकते हैं ठीक, और ये रिस्क कितना बड़ा है, इस बारे में बताइए। कह रही है कि इंडिया हैज लॉस्ट 87 बिलियन यूएस डॉलर्स इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हाइड्रोमीटरोलॉजिकल इवेंट्स। और उसमें से अम्फन जो तूफान आया था 2020, दैट इटसेल्फ कॉस्टेड इंडिया 16 बिलियन यूएस। और उसी समय इफ यू रिकलेक्ट, यूक्रेन वॉर हुआ शुरू। मोदी साहब ने बोला कि यूक्रेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ व्हीट, तो वहां पे ये सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, तो इंडिया सेड वी विल फीड द वर्ल्ड। तीर तलवारों से नहीं लड़ा जाएगा, बंदूक से और मिसाइल से नहीं लड़ा जाएगा, बट there will be wars, water wars, there will be, resource crunch, people will be migrating. सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए बात करें तो हमारे पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट को प्राइमरी तौर पे इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए? सर, ईवी की जब बात हम करते हैं तो ईवी इलेक्ट्रॉनिक की जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है हमारे पास, उसका मीडियम तो एक ही है ना? नहीं, इस बारे तो में मैं थोड़ा कह रहा हूँ बताइए। रिन्यूएबल एनर्जी। तो आज एज वी स्पीक टुडे, अगर कंट्री की टोटल 450 गीगावाट टोटल कैपेसिटी है, इसमें से 250 गीगावाट इज रिन्यूएबल एनर्जी टुडे। ओके। द वे, सो जो मेजर, इसीलिए तो सारा आपके सोलर पे फोकस है, आपका हाइड्रो पावर पे फोकस है, Ethanol? आपका विंड पावर पे, एथेनॉल ब्लेंडिंग। नाउ एथेनॉल ब्लेंडिंग से दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो पेट्रोल जो फ्यूल है वो फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल से तो कार्बन इमिशन होता है, इससे कार्बन इमिशन नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको सारा का सारा फॉसिल फ्यूल जो है वो बाहर से खरीदना पड़ रहा है। यहाँ आपको इस फॉसिल, ये जो आप बायोफ्यूल तैयार कर रहे हो, इस बायोफ्यूल में आपके अपने किसान को फायदा मिल रहा है, और दूसरी चीज कि इससे कार्बन उत्सर्जन नहीं हो रहा, तीसरी चीज आपका फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है। और लेकिन लोगों को दिक्कत है कि गाड़ी खराब हो रही है इससे, उनका माइलेज लोगों का खराब ये हो रहा है। परसेप्शन है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड नो द रियलिटी। देयर इज नो साइंटिफिक बेस कि इससे गाड़ी क्यों खराब होगी। इफ ए न्यू एज व्हीकल दैट इज मेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ ब्लेंडिंग, ये परसेप्शन है लोगों। तो आपका कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो हो रही है वेरी वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। इट हैज गॉट मल्टीपल, सी कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रहा है, ये आपका 20% अगर ब्लेंड हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल आपके फॉरेन रिजर्व का 20% ही बचा रहा है, और वो 20% जाके से रहा है आपके अपने किसानों को, अपने बंदों, अपने लोगों को जा रहा ना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसको कैसे कर सकते हैं ठीक, और ये रिस्क कितना बड़ा है, इस बारे में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, 2012 के बाद से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF हर साल एक रिस्क परसेप्शन सर्वे करता है, और ये वर्ल्ड के 1000 टॉप लीडर्स अक्रॉस वेरियस स्पेक्ट्रम, उसमें कॉरपोरेट हेड्स भी हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उसमें एकेडमिक्स भी हैं, उनसे पूछता है कि भाई आप दो चीज़ें बताओ मेरे को, अगले 10 साल में आप कौन सा बड़ा रिस्क देख रहे हो जो पूरे वर्ल्ड के लिए है। और जब रिस्क लोग देखते हैं तो रिस्क सबसे पहले इकोनॉमी के लिए देखा जाता है, रिस्क कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। और 1-2 साल के पीरियड में बताओ। 2012 से कंटिन्यूअसली, और ये सर्वे रिलीज होता है डावोस कॉन्फ्रेंस जो होती है जनवरी में, उस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें ये रिलीज होता है। तो पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली जो 10 साल का फ्रेम, जो 10 साल का टाइम फ्रेम है, उसमें डिकेडल रिस्क में जो टॉप प्रेसिंग रिस्क आ रहे हैं, में क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, चेंजेस इन अर्थ सिस्टम्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। दीज आर द फर्स्ट 4 or 5 रिस्क विच होल वर्ल्ड फील्स के दीज आर द मोस्ट प्रेसिंग रिस्क। एंड अगर इस तरह का लैंडस्केप है रिस्क का, तो आप ये समझिए कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को कितना खतरा है। और इसीलिए इतना सारा हो हल्ला चल रहा है कि कैसे जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, बट
क्या है कि इकोनॉमिक्स स्टिल टेक ओवर एंड पर्सनल नो लाइक ट्रम्प President Trump moves out of the Yeah. Paris Agreement, Mhm. he'll move out of any of the commitments on climate change, and he'll still say कि okay, you drill fossil fuels. But ये बहुत बड़ा खतरा है and whole world is working towards this. अगर आप इंडिया का ही देख लो तो 2021 की एस्केप की रिपोर्ट है जो कह रही है कि इंडिया हैज़ लॉस्ट 87 बिलियन यूएस डॉलर्स in extreme weather events, hydrometeorological events. Now, 87 बिलियन डॉलर और उसमें से अम्फन जो तूफान आया था 2021 में, that itself costed India 16 बिलियन यूएस डॉलर्स. और 2022 की स्टडी है that India lost 8% of its GDP because of hydrometeorological events, climate change. So world की economy will decelerate and they are expecting 6% of world's GDP will be lost because of climate change. आप अभी देखो ना जैसे डिजास्टर आ रहे हैं, अभी टेक्सास में देखो आधा घंटे के भीतर ना 100 लोग बह गए. और बहुत डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका के पास सब कुछ है, एडेप्टिव कैपेसिटी, वार्निंग सिस्टम है, बट देन क्लाइमेट व्हेन इट इम्पैक्ट्स यू. इसी तरह से आप उसे देख लो, आप दुबई में अप्रैल 24 में सो एडेप्टिव कैपेसिटी, इतना कुछ हुआ, बारिश नहीं होती, बट 5 दिन दुबई में ना कोई उड़ पाया, ना कोई एयरक्राफ्ट चला, ना कोई ट्रांसपोर्ट चला, बिकॉज दुबई वाज अंडर वाटर. So when climate change events will impact you, they will impact you so badly, and they are impacting. As we speak, 900 million people are migrated because of climate change impact. There are huge losses across the world. आप को और मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ. मार्च 22 में इंडिया में एक अर्ली मार्च हीट वेव हुई, पहली बार हुई है. ये हीट वेव इंडिया में शुरू हुई. अर्ली मार्च हीट वेव मीन्स इस समय वीट की क्रॉप नॉर्थ इंडिया में लगी होती है. यहाँ से शुरू हुई, पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से इट हैज़ गॉन टू हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, यूरोप से चाइना. और उसी समय इफ यू रिकलेक्ट, यूक्रेन वॉर हुआ शुरू, कॉन्फ्लिक्ट, मार्च 2000. मोदी साहब ने बोला कि यूक्रेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ व्हीट. जी. तो वहां पे ये सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, तो इंडिया सेड वी विल फीड द वर्ल्ड. मोदी जी ने ये तब ये कहा गया था, हाँ, वी विल फीड द वर्ल्ड व्हीट. जैसे ही ये अर्ली मार्च हीट वेव आई, गेहूं की क्रॉप जब साइंटिफिक असेसमेंट हुआ तो बताया कि गेहूं की क्रॉप खराब हो गई है अपनी, एंड वी हैव लॉस्ट 5% ऑफ ग्रेन्स. इमीडिएटली आफ्टर 1 वीक व्हाट ही सेड, एक्सपोर्ट बैन ऑन व्हीट, एंड सिंस देन टिल टुडे इट हैज नॉट. सो आपकी वैश्विक जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको भी क्लाइमेट चेंज कैन. तो आप मानते हैं कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा? इट इज ए नेशनल सिक्योरिटी एक्चुअली. लॉन्ग बैक आई हैव डन अनकन्वेंशनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. क्लाइमेट चेंज इज ए मेजर अनकन्वेंशनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. तीर तलवारों से नहीं लड़ा जाएगा, बंदूक से और मिसाइल से नहीं लड़ा जाएगा, बट there will be wars, water wars, there will be resource crunch, people will be migrating. आप ये देखो कि जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, लो लेवल एरिया पे जो अगर लोग रह रहे हैं, जो अगर वहाँ पे सी वाटर इंग्रेस कर गया है, वो कहाँ मूव करेंगे, किसके रिसोर्सेज लेंगे? सो जो हैं वो आप बांग्लादेश जैसे करीब 17-18% by 2050 it will be under water. Where will people move? They will move to highlands. How can you stop them? They will fight, they will war. तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए बात करें तो हमारे पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट को प्राइमरी तौर पे इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल which I have told you, there are government has to work on 2 fronts. One is adaptation now, and second is the mitigation, because mitigation is your commitment to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Under Paris Agreement, that you submit your nationally determined contributions, that you will have 500 gigawatt of renewable energy by 2030. You will have 1 billion ton of carbon reduction. You will have 45% of your GDP, per capita GDP carbon intensity. And you will have net neutrality by 2070. That India will become net neutral by 2070. तो ये हैं आपके मिटिगेशन मेजर्स.
जो ओवरऑल वर्ल्ड में कार्बन रिडक्शन, वी आर नो सपोज टू बी थर्ड लार्जेस्ट पोल्यूटर इन द वर्ल्ड, कार्बन पोल्यूटर इन एब्सोल्यूट टर्म्स, but when we look at our per capita, then we are much lesser. We are around 110 because our carbon emission per person is around 2.4 tons against US 14 tons per person per year. And why this is low? So this is also your adaptive capacity, because you have yet not been able to provide one bulb to a poor chap. So even carbon emission is a measure of your progress, your development, and we need to build that. That is how India has asked for 20 more years. Whole world is going at 2050. China is going at 2060. India said we will go 2070 because we have developmental needs. So whether you like it, the whole heap which has been created, जो इतना बड़ा ढेर लगाया गया है, ये सारा ढेर डेवलप्ड कंट्री ने लगाया हुआ है. हम तो अभी शुरू हुए हैं, अभी खाना पीना खाना अपना शुरू करा हुआ है, और तुम हमसे कह रहे हो कि तुम वही मेरा सवाल था कि वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना जो है ये ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, तो इन पे ही लगाम लगानी चाहिए. ये अब शुरू करे हैं, ये अपने लोगों के डेवलपमेंट को देख रहे हैं. तो ये टोटल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने वाली बात है. और इसी की लड़ाई अभी तक चलती रही थी. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडिया हैज ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिसने ज़्यादा जीएचजी इमिशन करे हुए हैं वो पैसा पे करे वनरेबल कंट्रीज को एडेप्टेशन के लिए, और वो अपने कार्बन को भी रिड्यूस करे. सो इंडिया हैज़ टू वर्क, बट नाउ इंडिया हैज़ कम आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट. दे सेड वी विल रिड्यूस ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम we will take 20 more years. So my carbon space, और अगर हमें वो कार्बन स्पेस चाहिए नेट न्यूट्रलिटी के लिए, तो तुम अपना उतना कम करो, तभी तो हमें कार्बन स्पेस मिलेगा अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है. वो है. एंड सेकंड, एडेप्टेशन, दैट वी हैव टू गो फॉर एडेप्टेशन दोज वनरेबल, एंड दैट एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज आर मल्टीपल थ्रू योर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. देयर आर नंबर ऑफ. सो एक्चुअली अगर आप देखो, आपके जितने भी जल शक्ति मिशन है, आपका भूजल मिशन है, देन आपका नेशनल क्लाइमेट है, नेशनल हिमालयन मिशन है, देयर आर 8 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स एडेप्टेशन. लोकल कम्युनिटीज और आम नागरिक क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज में, इसको अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? बहुत लोकल बहुत कुछ कर सकता है लोकल, बिकॉज सबसे छोटे छोटे काम जो लोकल आदमी ना कर सकता है. पहली चीज़ कि वो उसे आपको और वो समझता भी है. क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा किसान समझता है, बिकॉज वो जानता है कि उसकी फसल जो है ना वो खराब हो रही है. उसके जब पानी पहले बरसता था तो नहीं, अब वो फसल को ये तो आगे शिफ्ट कर रहा, पीछे शिफ्ट कर रहा, तो उसे सारा ज्ञान है. ओनली थिंग इज कि उसे खाली आपको समझाना है और बताना है कि आप इस शिफ्ट से कैसे अडेप्ट करेंगे. सो दैट इज वन. दैट इज फॉर द लार्जर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो मिशन है हमारा. और जो आम आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं क्लाइमेट लिटरेसी में, कि उसे पता हो कि कार्बन उत्सर्जन किससे होता है. तो उसके लिए ईवी, पैदल चलो, कारपूल करके चलो. आप अपने घर में ज़्यादा एसी नहीं चलाओ, आप कूलर चलाओ, यू विल बी मच बेटर ऑफ. और इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की तारीख में, आपने जो प्लास्टिक, इतनी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आप जाके जो सब्जी मंडी से भर के लाते हो, ये क्या करता है? जो जितनी फ्लैश फ्लड है ना, 70% रिस्पॉन्सिबल आर दीज प्लास्टिक. दे आर क्लॉगिंग योर ड्रेन्स. आप जितनी भी पूरी फ्लड की एनालिसिस करो, चेन्नई की जब फ्लड की एनालिसिस हुई, चेन्नई में पानी 5 दिन नहीं निकला, तब दे फाउंड दैट देयर ड्रेन वाज क्लॉग्ड. इस साल यहाँ पे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पानी भरा हुआ था. फाइनली दे फाउंड दैट द ड्रेन वाज क्लॉग्ड. तो जो फ्लैश फ्लड आ रही हैं, बारिश है उसका रीज़न, लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़ा कारण है वो ये है कि उनकी जो ड्रेन है वो क्लॉग्ड है. लोग जो फ्लड प्लेन्स हैं उन पे आके बस गए हैं, और उन्होंने जो नेचुरल ग्रेडियंट जो है उसे रोका हुआ है, जो नॉर्मल पाथ है उनको रोका हुआ है. ये आपने जो बताया कि लोग जो आके बस चुके हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पर फ्लड आता है, नॉर्मल है. पहाड़ों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि लोग ऐसी जगहों पे बसे हुए हैं जहाँ पे ऑलरेडी वो नदी की धारा थी. तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है पहाड़ों में, वो इस वजह से भी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, इसकी वजह से आ रही. धाराली इज ए केस इन पॉइंट, कि धाराली जो एक्चुअल विलेज है बहुत ऊपर है, लेकिन कभी 1978 में जब वहाँ पे पूरा डिजास्टर हुआ तो ये एरिया प्लेन हो गई. तो सबको अच्छा लगा कि ये प्लेन हो गया, सब आके उस पर रह लिए, और वो दोबारा. और नदियाँ
अपने रास्ते पे लौटते हैं। अपने रास्ते को विजिट करती हैं। उनकी मेमोरी बहुत तगड़ी होती है, जैसे हाथी की मेमोरी होती है वैसे ही नदियों की मेमोरी होती है। दे कम बैक, समुंदर और नदी ये सब अपनी जगह पे वापस आते हैं। तो भारत में क्लाइमेट एजुकेशन और अवेयरनेस की कब लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर जितना है उतना काफ़ी? नहीं नहीं, काफ़ी बिल्कुल नहीं है। क्लाइमेट एजुकेशन इज़ ए कंटिन्यूइंग एजुकेशन और बहुत ज़रूरी है कि हो। और एक्चुअली जो नई शिक्षा प्रणाली है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, इसमें क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया एट ऑल लेवल्स। तो ये एक बहुत अच्छा सा स्टेप है। ओनली थिंग इज़ कि हमारे पास फिर कहते हैं ना कैपेसिटी नहीं है। सो वी नीड टू क्रिएट पीपल हु अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज एंड हु कैन टीच एट ऑल लेवल्स, राइट फ्रॉम नो स्कूल लेवल टू द हायर लेवल। और सबको ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे और बड़े सीईओज हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज प्रॉब्लम उनकी वजह से है। प्रॉब्लम इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ए कॉमन मैन। कॉमन मैन तो जैसे तैसे अपना सारा वो तो बिल्कुल एनवायरनमेंट के साथ ही रह रहा है। वो वो कुछ नहीं कर रहा है। ही इज़ ए वनरेबल पर्सन। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कॉरपोरेट, उसके बाद जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नीचे वाले जो कॉमन गाँव और मैन भी है, साफ गाँव है। ओबीसी, वो सब वो उनको पूरा पता है। देयर लाइफ हैज़ बीन सस्टेनेबल थ्रू आउट। आगे आने वाले 10 से 15 साल में अगर भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर के इससे निपटारे के लिए कोई कदम नहीं उठाता है, तो किन गंभीर खतरों का सामना भारत को करना पड़ सकता है? See, my assessment is the climate change a different kind of externality. क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि खाली भारत को इम्पैक्ट करेगा। क्लाइमेट चेंज विल इम्पैक्ट एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज एक बहुत अच्छा है कि 1 टन आप कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ उत्सर्जन करो, या अंटार्कटिका पे करो, या टेक्सास में करो, या आप कहीं भी करो, वो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे बराबर है। बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड जो 1 टन आपने उत्सर्जित करी हुई है, ये 100 साल तक इस एनवायरनमेंट में रहेगी। ये पॉल्यूटेंट की तरह नहीं है कि ये पानी बरसात धुल गई या थोड़ी देर चल के 100 किलोमीटर चल के जैसे पराली अपनी जलती है आके दिल्ली के बाद खत्म हो जाती है। तो ये वो नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए सबको खतरा है अक्रॉस द वर्ल्ड, भारत को नहीं है। सो अगर क्लाइमेट चेंज पे वो काम नहीं हुआ it's a transboundary issue. It's not an issue of India or Bangladesh or US or Europe. It's a transboundary issue. It's a global problem. And the response has to be global for this. India is, and that is where your nationally determined contributions come. That इसकी problem सबसे बड़ी वही है. Mitigation is the main thing. That आपको अपनी GHG trajectory जो है वो reduce करनी पड़ेगी. आपको अपना कार्बन एमिशन खत्म करना पड़ेगा। बिकॉज आप बिल्कुल खत्म भी कर दोगे तब भी 300-400 टन है। इट विल टेक अनदर 50 years टू गेट एब्जॉर्ब्ड और इनटू इस द पर एनवायरनमेंट। सीरियसली काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सीरियसली। हाँ, तो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग होती है, उसके एंड बाद नहीं, खत्म होता है। गवर्नमेंट कर रही है काम। अगर आप आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी का पुश देख रहे हो, इसीलिए देख रहे हो आप। ग्लोबल लेवल पे बात कर रही थी। ग्लोबल लेवल पे भी हो रहा है। इट इज नॉट दैट चाइना इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सो इट इज वर्किंग। ऑल आर वर्किंग। दीज आर द डेवलपिंग कंट्रीज। नो, चाइना तो फिर भी अभी ठीक है, बहुत आगे बढ़ चुका है, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कदम नहीं उठाना चाह रही हैं। नहीं, वो कदम उठाना चाह रही हैं, वो अपने यहाँ उठा रही हैं। वो फंड नहीं शेयर करना चाह रही हैं वनरेबल के साथ। वो अपने कदम उठा रही हैं, बट उन्होंने जो पुराना जो जीएचजी डाल रखा है, जिसकी वजह से सारे परेशान हैं, इंडिया जितने भी ग्लोबल साउथ जिसे बोलते हैं, तो वो जो फंड रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हम कैसे ट्रांसफर करें? आप हमसे तो हमारे पास तो अभी एक बल्ब की एनर्जी नहीं है। आप हमसे कहते हो कि आप महंगी वाली एनर्जी लगाओ, ये लगाओ, आप फंड दो ना, फिर हम करेंगे। प्लस हम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, हमारे यहाँ बाढ़ होती है, बिकॉज हमारे बंदे पुअर हैं, उनके पास पक्के घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमें अगर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बनाने हैं वहाँ पे, अगर साइक्लोन एरिया में साइक्लोन शेल्टर्स बनाने हैं, तो वी नीड फंड्स, एंड द फंड विल कम फ्रॉम वेयर? जो कंट्रीज जिन्होंने ये सारा जीएचजी इमिशन और जिनके पास अच्छे फंड हैं, बट दे डोंट वांट टू शेयर। तो प्रॉब्लम, एक्शंस हो रहे हैं लेकिन दे डोंट वांट टू शेयर विद द अदर पीपल। दे हैव डन अवे विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच सर, आपके साथ इतना जानकारी मिली हम लोगों को। आज के लिए इतना ही। तो सुना आपने, क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस भी हैं, और इसके सॉल्यूशन के लिए सिर्फ गवर्नमेंट के काम करने से नहीं होगा, बल्कि लोकल कम्युनिटीज और आम नागरिकों को भी साथ में आना होगा। इसके सॉल्यूशंस हैं, बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं।
एसी को कम यूज़ कर सकते हैं, कारपूल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, और ज़रूरी है कि इन पर काम हो, वरना इसकी समस्याओं का सामना हम सबको करना पड़ेगा, जिसके लिए शायद अभी हम तैयार भी नहीं हैं। तो ऐसे ही मुख्य मुद्दों के साथ में हम आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पॉलिटिकॉस हिंदी। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.